नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है, उसके फॉर्मेशन को अप्रूवल दे दिया गया है और जब से ये अप्रूवल आया है, तभी से खास करके आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, अटकलों की एक बाढ़ सी आ गई है। किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी, कोई बता रहा है 3 गुना बढ़ जाएगी, कोई 4 गुना। ठीक है, तो कहीं न कहीं जब जानकारी का अभाव होता है, तो चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे या आपके घर में से आपका कोई भी पेरेंट्स हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। तो यहाँ से आज के इस वीडियो में हम इन सारी कन्फ्यूज़न्स को दूर करने का प्रयास करेंगे और मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि जब भी कोई पे कमीशन लाया जाता है, तो सैलरीज़ को किस तरीके से काउंट किया जाता है, क्या कैलकुलेशन रहता है, क्या इसके पीछे के फैक्टर्स रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न पल रही है कि सैलरी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस तरीके से बढ़ती है, तो बिल्कुल मैं कंपैरेटिवली दोनों चीज़ों को रख कर के बताऊँगा। अगर पे कमीशन नहीं भी लाया जाता, क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो लागू होगा ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो 1 जनवरी 2026 को अगर ये पे कमीशन नहीं लाया भी जाता, तो आपकी सैलरी कितनी होती और इस पे कमीशन के आने के बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी, तो दोनों में कंपैरिज़न करके देखेंगे और कितना बढ़ सकता है ये देखेंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि पे कमीशन आ रहा है तो सैलरी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगी जितना इसको बढ़ा-चढ़ा करके बताया बताया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए कैलकुलेशन से पहले हम थोड़ा-सा पे कमीशन के बारे में जान लेते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अप्रूवल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन की गठन के लिए दे दिया गया है, जल्द ही इसको गठित कर दिया जाएगा और इसको जो अपनी रिपोर्ट है, ये कमीशन जो बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है? वो 2026 से पहले-पहले जो है इसको सबमिट करेगा। 7th पे कमीशन अभी वर्तमान में गतिमान है। अभी जो सैलरीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, सैलरीज़ जो मिल रही हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, वो 7th पे कमीशन के आधार पर दी जा रही हैं। ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है और ये कब तक काम करेगा? ये 31 दिसंबर 2025 तक काम करेगा, ठीक है? 1 जनवरी 2026 से जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है, उसके आधार पर सैलरीज़ को रिवाइज़ किया जाएगा, ठीक है? तो ये कब से स्टार्ट होगा, कब से इसकी अनुशंसाएँ लागू होंगी, जो कि कमीशन के द्वारा दी जाएँगी? 1 जनवरी 2026 से। पे कमीशन होता क्या है? पे कमीशन एक ऑर्गेनाइज़ेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? जो कि भारत सरकार के द्वारा सेटअप किया जाता है। ये कुछ रिकमेंडेशंस देता है, किससे रिलेटेड? सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज करने से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस ये गवर्नमेंट को देता है। हालाँकि गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? ये जो सलाह देगा या सुझाव देगा कि इस तरीके से सैलरी में इतने प्रतिशत की वृद्धि या ये फिटमेंट फैक्टर इसमें लागू करना चाहिए, इस तरह के सजेशंस, रिकमेंडेशंस जो है वो इस कमीशन के द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाएँगे। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरीके से इनको मानती है। पहला जो पे कमीशन लाया गया था वो 1947 में लाया गया था, तब से लेकर के अब तक, वर्तमान तक जो पे कमीशन बने हैं वो 7 पे कमीशन बने हैं और 7वां पे कमीशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा, लागू रहेगा, ठीक है? प्रेज़ेंट सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड है 7th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर। ये जो पे कमीशन होता है इसमें एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं, यूजुअली 3 से 5 मेंबर इसके अंतर्गत होते हैं और ये जो मेंबर्स या चेयरमैन इनका चयन किया जाता है, इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रशासनिक इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जुड़े हों, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हों या ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन क्षेत्र से जुड़े हों। ये एक्सपीरियंस जिनको होता है उसी को चेयरमैन या जो सदस्य हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। चेयरमैन के तौर पर कभी-कभी जज वगैरह जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है? तो आप थोड़ा-सा बोर मत होइएगा क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होनी है, तो मैंने सारी की सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम्पल को रख कर के आपके लिए तैयार करी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वेतन तो हम देख लेंगे और थोड़ा-सा आपके लिए मोटिवेशन और ये बन जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आप आरओ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो वहाँ से उसकी सैलरी में भी ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है, एक अच्छी खासी सैलरी जो है आपको वहाँ पे मिलेगी, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। देखिए, गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ पे कमीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि जो सरकार है वो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या जैसा कि रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनको उसी रूप में लागू कर दे, उसमें कुछ वो संशोधन भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, ठीक है? ये कुछ पे कमीशंस दे रखे हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। अब तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए हैं 1 से लेकर के 7 तक, वो कब-कब बनाए गए, उनकी ड्यूरेशन क्या रही और उनके चेयरमैन कौन रहे, ये उनके कुछ नाम हैं, इनको देख लीजिएगा। अब सीधा वहाँ पे आते हैं जिस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी स्ट्रक्चर आफ्टर 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये नज़र डालिए कि जो सेकंड वाला पे कमीशन आया था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी इंक्रीमेंट दिया गया था वो 14.2% दिया गया था। थर्ड पे कमीशन में 20.6 दिया गया था, फोर्थ में 27.6 दिया गया था, फिफ्थ वाले में 31%, छठवां जो पे कमीशन था उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला था, 54% जो है सैलरी बढ़ गई थी कर्मचारियों की, और जो सातवां पे कमीशन था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 14.3% की वृद्धि जो है वो सैलरीज में की गई थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। इसी के आधार पर आपकी सैलरी का निर्धारण होता है, आपकी सैलरी को रिवाइज किया जाता है। ये फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से तैयार किया जाता है और ये कैसे निकाला जाता है, ये एक तरह का गुणक होता है, ठीक है, जिसके आधार पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को रिवाइज करते हैं। तो सिक्स्थ पे कमीशन में ये जो फिटमेंट फैक्टर रहा था ये 1.86 रहा था। सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन में जो अभी भी चल रहा है 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रहा था। फिटमेंट फैक्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आपकी जॉब है और उस जॉब का आपका जो बेसिक पे है, ठीक है, जो बेसिक पे होता है, यानी जितने भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो बेसिक पे के ऊपर मिलते हैं, तो उन सारे अलाउंसेस को हटा करके जो आपका एक बेसिक पे होता है उस बेसिक पे में इस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, और जो डीए चल रहा होता है वर्तमान में जो डीए चल रहा होता है एट दैट टाइम, उस डीए को ज़ीरो कर दिया जाता है ना। आगे पूरी कैलकुलेशन समझते हैं। जैसे मान करके चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन की। तो मान करके चलिए किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। सैलरी के हिसाब से आपकी जितनी भी सैलरी हो, अगर आप जॉब करते हैं या आपकी फैमिली में कोई जॉब करता है, तो उनका अगर बेसिक पे आपको पता है तो उस हिसाब से आप इसी तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। किसी आदमी की सैलरी है 10,000, ठीक है, 10,000 उसकी सैलरी है। तो ये सेवन्थ पे कमीशन की बात हम कर रहे हैं। तो जब ये सेवन्थ पे कमीशन लाया गया था, उस टाइम पे जो डीए आपका पहुंच गया था वो 125% पे चल रहा था आपका डीए। डियरेंस अलाउंस जो होता है आपका, महंगाई भत्ता होता है, वो 125% पर था। तो अब 10,000 का आप 125% निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 12,500 रुपये। तो आपका बेसिक 10,000 था और डियरेंस अलाउंस आपका 12,500 रुपये हो गया। दोनों को ऐड करा आपने तो आपका टोटल निकल करके आया 22,500। ये एक तरीके से आप मान करके चलें, ये कैलकुलेशन हो रही है सैलरी को रिवाइज करने की। बेसिक पे है किसी व्यक्ति का 10,000 रुपीज़, डीए उस टाइम पे था 125%, 10,000 का 125% हमने निकाला, 12,500 आया, 12,500 में 10,000 को ऐड किया, टोटल हमारी सैलरी बनी 22,500 रुपये। अब इस 22,500 से ही हमने एक मल्टीपल निकाला 2.25, ठीक है। देखिए 22,500 से हम एक मल्टीपल निकालते हैं 2.25, और जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया था इस सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन में वो 2.57 था। हालांकि जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने ज़्यादा की डिमांड करी थी, लेकिन उतना गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया था। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। ये फिटमेंट फैक्टर कैसे आता है, कहाँ से निकलता है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए हमारा जो मल्टीपल निकल करके आया है डीए और बेसिक मिला करके वो 2.25 निकल करके आया है। अब यहाँ पे क्या किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा जो सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया था वो 14.3% किया गया था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ से क्या किया गया, इस मल्टीपल का 2.25 का 14.3% यहाँ से निकाला गया। तो इसका आप 14.3% निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी आपकी 0.32, ठीक है। अब मल्टीपल पहले से हमारा कितना था 2.25, और 2.25 में अगर हम 0.32 को ऐड करते हैं तो नंबर निकल करके आता है 2.57। यही
कैलकुलेशन होती है फिटमेंट फैक्टर की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो ये 7th पे कमीशन का था। अब यहाँ से हम 8th सेंट्रल पे कमीशन का देखते हैं, किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और कहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम वही सेम एग्ज़ाम्पल लेंगे, मान कर के चलेंगे कि किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपीज़। अभी वर्तमान में जो डीए दिया जा रहा है कर्मचारियों को, वो दिया जा रहा है 53%, ठीक है? और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो तब तक आपका जो डीए होगा, जैसे आप देखेंगे अभी जनवरी में 3% बढ़ सकता है, तो 56 हो गया, फिर जुलाई में फिर दोबारा से, क्योंकि डीए हर 6 महीने के बाद रिवाइज़ होता है, तो जनवरी में 3% बढ़ेगा, 56 हो जाएगा, फिर जुलाई में बढ़ेगा तो 56 और 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और फिर दोबारा से जनवरी 2026 में डीए बढ़ेगा। तो हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं कि 3-4% वहाँ भी बढ़ता है, तो लगभग 63% आपका जो है वो डीए हो जाएगा जिस दिन ये 8th पे कमीशन लागू होगा, ठीक है? आपकी बेसिक पे है 10,000, 63% पर आपका डीए पहुँच चुका होगा। तो इस तरीके से बेसिक पे और डीए को हम निकालेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 16,300 रुपये, ठीक है? और जिस तरीके से हमने ऊपर 7th पे कमीशन में यहाँ पे हमने जो मल्टीपल निकाला था 22,500 टोटल का 2.25, तो उसी तरीके से 8th सेंट्रल पे कमीशन में जो 10,000 वाली सैलरी है 63% डीए के साथ में 16,300 होगी, और इसका जो मल्टीपल आएगा वो 1.63 आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमको ये अनुमान लगाना है कि गवर्नमेंट कितना इंक्रीमेंट दे सकती है, ठीक है? तो मान करके चल रहे हैं हम ऑन एन एवरेज कि गवर्नमेंट 20% सैलरी इंक्रीज कर दी है, ठीक है? पहले 14.30% किया गया था, तो इससे मान करके चलें कि थोड़ा ज़्यादा कर देगी। तो 20% अगर सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 1.63 का आप 20% निकालेंगे तो ये नंबर निकल के आएगा 0.32, और 0.32 को अगर आप इस मल्टीपल में ऐड करेंगे तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो निकल करके आ जाएगा 1.95, और यहाँ से पूरा मामला क्लियर है, ठीक है? ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर आ गया 1.95, तो आपका जो भी बेसिक पे होगा, ठीक है? आपका जो भी बेसिक पे होगा उस बेसिक पे में 1.95 का आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी सैलरी जितनी बननी होगी वो बन जाएगी, और डीए इस जगह पर क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी इस पर आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। हाँ, एचआरए वगैरह भी जो होता है, आपका होम रेंट अलाउंस होता है, वो भी इसी गुणांक के आधार पर बढ़ता है। यानी आप एचआरए को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आप इसी फिटमेंट फैक्टर का उसमें गुणा करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो सैलरी हमने बताई है, ये हमने बताई है अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर को 1.95 रखती है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है कि जो भी संगठन हैं, जो भी कर्मचारी संगठन हैं, वो थोड़े ज़्यादा की डिमांड करते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा वेतन बढ़ा सकती है। तो अगर 1.95 की जगह पे 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आ जाता है, या 2.11 कुछ लोग बता रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर आ सकता है, कोई बता रहा है कि 2.86 तक जा रहा है। तो देखिए 2.86 होने की संभावना मुझे तो बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है, तो अगर मान करके चलिए किसी की सैलरी अगर प्रेजेंट में बेसिक पे 10,000 है तो बढ़ करके 28,600 हो जाएगा, है ना? लगभग 3 गुना के आसपास चला जाएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, 10,000 के आधार पर मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से एक्चुअल सैलरी की हम बात करते हैं। 11 की जो सैलरी है इस टाइम पे 7th पे कमीशन के आधार पे वो 18,000 रुपये है, और अगर 8th सेंट्रल पे कमीशन आता है और वही फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है जो मैंने आपको भी बताया 1.95, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 35,100 रुपये, ठीक है? और 35,100 में कुछ अलाउंसेस भी आपके रहेंगे जो अलग अलग जॉब्स में मिलते हैं। डीए यहाँ पे शून्य कर दिया जाएगा। लेवल 6 का, जैसे जो टीचर्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी टीचर्स, या फिर हम बात करें जो सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग होते हैं यूपी पुलिस में, वो 4200 ग्रेड पे होते हैं, और उनका जो बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपये होता है। तो इनका जो 35,400 है, इसमें भी अगर आप 1.95 का मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका जो बेसिक निकल कर आएगा 69,030 रुपीज़, प्लस इसमें अलाउंसेस रहेंगे और इसमें डीए रहेगा। अभी
वीडियो छोड़ करके जाना नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में सैलरी कितनी बढ़ी। अभी आपको नंबर्स बड़े लग रहे होंगे, अभी थोड़ी देर बाद छोटे लगने लग जाएँगे। अब जैसे हम आरओ की बात करते हैं, आप सभी आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो रिव्यू ऑफ़िसर का जो बेसिक पे रहता है वो 47,600 रुपए रहता है। तो 47,600 में आप 1.95 जो फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड हो सकता है, गवर्नमेंट इसको लगा सकती है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो पे बनेगा वो 92,820 बनेगा, 92,820 प्लस इसमें कुछ अलाउंसेस रहेंगे, डीए शून्य ही रहेगा, है ना? अब डिफरेंस देखिए, आप एक एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पे डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं और इससे आप अनुमान लगाएंगे कि सैलरी कितने गुना बढ़ी, ठीक है? अब मान करके चलिए 8th सेंट्रल पे कमीशन नहीं लाया जाता है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है, तो आपकी सैलरी 1 जनवरी 2026 को कितनी होगी, ठीक है? तो आप देखिए 47,600 आपका बेसिक पे है, ये मैं किसी भी नए व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, जो मान करके चलिए 1 जनवरी 2026 से शुरू करता है, तो उसको सैलरी कितनी मिल रही होगी अगर कोई भी पे कमीशन लागू नहीं होता है। तो 47,600 उसका बेसिक रहेगा और 63% के आसपास उस टाइम तक आपका जो डियरेंस अलाउंस है, महँगाई भत्ता है, वो पहुँच चुका होगा। तो 47,600 का जब 63% आप निकालेंगे और उसको 47,600 में यानी बेसिक पे में ऐड करेंगे, तो आपकी सैलरी बनेगी 77,588। इसमें कुछ अलाउंसेस हो सकते हैं, उनको मैं साइड में रख रहा हूँ, मैं केवल आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने देखा था 8th सेंट्रल पे कमीशन के बाद में जो सैलरी बन रही थी 1.95 फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे, वो बन रही थी 92,820। तो देखिए 92,000 आपकी हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर अगर लागू हो जाता है 1.95 आफ्टर 8th सेंट्रल पे कमीशंस रिकमेंडेशन, तो 92,820 आपकी सैलरी यहाँ, और नहीं लागू होता है तो 77,588 यानी 80 के आसपास। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 15,232 आएगा, और 15,232 आपको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। वो इसलिए लग सकता है क्योंकि ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, गैजेटेड पोस्ट है आरओ की, तब यहाँ पे 15,000 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ से इजीली समझ गए होंगे कि सैलरी कितने गुना बढ़ने की बात यहाँ पे की जा रही है, और ऊपर से ये सैलरी बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट टैक्सेस में अगर कोई भी रियायत नहीं देती है, तो कहीं न कहीं इस सैलरी के बढ़ने का भी कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा, है ना? अब यहाँ से जो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक मिनिमम इंक्रीमेंट लिया है, गवर्नमेंट मान करके चलें 20% बढ़ाती है, तो फिटमेंट फैक्टर 1.95 निकल कर के आ रहा है। इससे थोड़ा-सा और ऊपर जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा, जैसे 30% बढ़ाएगी तो कितना हो जाएगा? तो मैंने कुछ फिटमेंट फैक्टर रखे हैं, जो कि ज़्यादा संभावित है। ज़्यादा संभावित 1.95 है, अगर बहुत ज़्यादा किया तो 2.11 कर सकती है, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर इन्होंने कर दिया, थोड़ा-सा ठीक-ठाक तरीके से बढ़ा दी, तो फिर भई बल्ले-बल्ले है, फिर तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती है ना? तो यहाँ पर आप 1.95 और 2.11 को अपने बेसिक पे में मल्टीप्लाई करके प्लस अपने जो अलाउंसेस वगैरह हैं उनको ऐड करके अपनी सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? अब यहीं से आप देख लीजिए 18,000 वाली में हमने देखा था, 18,000 वाले में हमने जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी वगैरह को मिलता है, 18,000 में 1.95 का मल्टीप्लिकेशन करा तो हमने 35,100 आया। अब 18,000 में अगर हम बिल्कुल कोई भी पे कमीशन नहीं लेते हैं, ठीक है? हम ये मान करके चलते हैं कि कोई भी पे कमीशन लागू नहीं होता है, तो 18,000 का 63% आप निकाल लीजिए, ठीक है? 18,000 का 63%, 18,000 का 63% अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे 18 छक्के 108, लगभग यहाँ से आपका 10,000 के आसपास जो है वो बनेगा। तो 10,000 और 18,000 आप देखेंगे तो लगभग 28,000 हो जाएगा, और 28,000 ये आपका बिना पे कमीशन के है, और ये 8th पे कमीशन के बाद है। तो 28 और 35 में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पे कमीशन नहीं मिलता है, तब आप 28,000 पे पहुँच रहे हैं, और 8th पे कमीशन आ जाएगा तो आप 35,000 पे पहुँच रहे हैं। तो 7,000 का लगभग अंतर आ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो एक्चुअल कैलकुलेशन इस तरीके से होती है, अफ़वाहों पे ध्यान ना दें, वास्तविकता में जीने का प्रयास करें। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।